जैसे ही मैं जिला अधिकारी के ऑफिस में दाखिल हुआ, मेरी नजर सामने रखी उस बड़ी सी कुर्सी पर जाकर टिक गई और अगले ही पल मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डीएम की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी थी जिसे कभी मैंने बेघर, कमजोर और अनाथ समझकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, गला सूख गया और मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, तुम यहां? तभी बगल में खड़े डीएम के असिस्टेंट की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तमीज से बात कीजिए, यह हमारे जिले की डीएम मैडम हैं, मैडम कहकर बुलाइए। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया और नजरें शर्म और डर से झुक गईं। जिसे मैंने कभी कमजोर समझा था, आज वही इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर मेरे सामने बैठी थी। लेकिन सवाल ये था, आखिर एक बेघर और बेसहारा लड़की इस कुर्सी तक पहुंची कैसे, और आज किस्मत ने उसे फिर से मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया। मेरा नाम शिखा है और मेरी कहानी समाज की दोहरी सोच की एक जीती जागती तस्वीर है, जहां पर औरत को सिर्फ एक चीज समझा जाता है। मेरा रिश्ता एक साधारण और शरीफ परिवार से था। मैं इस वक्त एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रही थी और मेरा सपना था कि मैं खूब अच्छे से पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूं। मेरी जिंदगी एक सीधी और कठिन रास्ते पर चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे घर में सिर्फ मेरी विधवा माँ थी, जो दिन रात सिलाई कढ़ाई करके मेरी फीस का इंतजाम करती थी। मेरी किताबों का खर्च उठाने के लिए वो अक्सर देर रात तक पुरानी सिलाई मशीन पर झुकी रहती थी। अचानक मेरी मेहनती माँ को फिर एक कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हर वक्त बस एक ही फिक्र सताए रहती थी कि उनके मरने के बाद मेरा क्या होगा। शिखा बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है और मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। माँ ने खांसते हुए मेरे हाथों को अपने कमजोर और कांपते हुए हाथों में पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपका इलाज चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भगवान पर भरोसा रखिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैंने तड़प कर उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया और मेरे दिल में जैसे कांटे चुभने लगे। नहीं बेटा, सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले तेरी शादी करनी है ताकि मैं सुकून से मर सकूं। उनके अंदाज में एक अजीब सी बेबसी और फैसला था जिसने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मम्मी, मेरी पढ़ाई और मेरे सपने फिर तो अधूरे ही रह जाएंगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं उनके गले लगते हुए उनसे मिन्नतें की, लेकिन वो अपना फैसला कर चुकी थी। बेटा, लड़कियों का असली घर उनका अपना ससुराल होता है। डिग्रियां कभी भी किसी अनाथ लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकती जो एक पति दे सकता है। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे सारे सवालों को रद्द कर दिया। सामाजिक दबाव और अपनी बेटी को सुरक्षित हाथों में सौंपने की वजह से उन्होंने मेरी शादी जल्दबाजी में करने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। रिश्ते की तलाश शुरू हुई तो मोहल्ले की रिश्ता करवाने वाली एक आंटी के जरिए अभिलाष का रिश्ता आया। अभिलाष एक बहुत ही शरीफ इंसान लगता था। एक शाम उसकी माँ हिमानी देवी हमारे छोटे से घर में आईं। उन्होंने हमारे पुराने से सोफे पर बैठकर मेरी माँ से इतनी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें की कि मेरी माँ उनकी झूठी बातों के जाल में फंस गई। बहन जी, हमें तो दहेज का कोई भी लालच नहीं है। हमारा लड़का तो अच्छा खासा कमाता है और घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हिमानी देवी ने बड़े ही सीधेपन का नाटक करते हुए चाय पीते हुए कहा और मेरी माँ के कंधे पर इतने अपनेपन से हाथ रखा। क्या आप सच कह रही हैं? देखिए, मेरी बेटी के सर पर तो पिता का साया भी नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को कैसे विदा करूंगी। मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी खास नहीं है। मेरी माँ ने दुख भरे अंदाज में अपनी मजबूरी और गरीबी बताई। अरे आप फिक्र मत करिए, शिखा मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। हमें सिर्फ एक खूबसूरत और सुशील लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। हिमानी देवी के चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी जिसे माँ पहचान नहीं पाई। मुझे अपनी बेटी के लिए आप जैसे ही भले लोगों की तलाश थी। मैं शादी की तारीख तय होते ही उसे सादगी से आपके घर विदा कर दूंगी। ये कहते हुए जैसे कि उनके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया।
मेरी माँ ने अपनी जमा पूंजी से जो कुछ बन पड़ा वो सब किया और फिर अपनी पुरानी सोने की बालियों को बेचकर मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे और फिर मेरी शादी अभिलाष के साथ बहुत ही सादगी से कर दी गई। विदाई के वक्त मैं रो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग अंदर से हद से ज्यादा चालाक और लालची हैं। शादी के अगले ही दिन उस घर का असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो गया। सुबह सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो लॉन्ज में सामान बिखरा पड़ा था। अगले 2 दिन के बाद मेरी ननद सरिता की बारात आनी थी। घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी और हर तरफ चहल पहल थी। मैं किचन की तरफ जा रही थी कि मेरी सास और पति की नजरें मेरे लाए हुए सूटकेस पर जमी हुई थी। उन्होंने मेरे सूटकेस खोल रखे थे। कहने लगे, ये क्या? ये तो 4 कपड़े और गिनती के चांदी के बर्तन उठाकर लाई हो। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की शादी के लिए भला क्या दिया है? हिमानी देवी ने मेरे कपड़ों को ठोकर मारते हुए बड़े ही ताने भरे और तीखे अंदाज में पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो मेरी माँ ने तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी बन पड़ा वो मुझे दे दिया। मैं घबराकर पीछे हट गई और मेरी आवाज कांपने लगी। अरे, हैसियत की बात तो बिल्कुल भी मत करो लड़की। तुम तो बिल्कुल खाली हाथ ही चली आई हो इस घर में, और ऊपर से मेरी बेटी सरिता के लिए सोने की अंगूठी तक लेकर नहीं आई। तुम्हारी माँ कम से कम कुछ तो शर्म कर लेती। हिमानी देवी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और बाकी सारे मेहमान मुझे मुंह बनाकर और गिरी हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अभिलाष की तरफ देखा, जो वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम तो हमारे सर पर एक भारी बोझ बनकर आ गई हो। अरे, कम से कम सरिता के लिए कुछ तो लेकर आ जाती, ताकि सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक न कटती। अभिलाष ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और उसकी ये बात मेरे सीधा दिल पर जाकर लगी। अभी तक शरीफ और सीधा दिखाई देने वाला पति एक ही रात में अपना रूप बदल चुका था। मैं अपनी बीमार माँ से क्या मांगूंगी? उन्होंने तो अपना इलाज छोड़कर मेरी शादी के सारे खर्चे पूरे किए हैं। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए पूरी हकीकत बताने की कोशिश की कि हमें तुम्हारी माँ की बीमारी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो इतनी ही गरीब थी तो फिर किसी गरीब से तुम्हारी शादी कर देती। हमारे गले में तुम्हें क्यों डाल दिया? सरिता ने अपने कमरे से निकलते हुए मुझे जली कटी सुनाना शुरू कर दिया और मेरे बर्तनों को पैर से साइड में कर दिया। मुझे एहसास दिलाया गया कि मैं इस घर में एक बोझ बनकर आई हूँ और मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगले दिन मेरी नंद सरिता की बारात आई तो दरवाजे पर एक बड़ा ही भयंकर और खौफनाक हंगामा खड़ा हो गया। घर को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था और सरिता एक भारी और लाल रंग के जोड़े में सजी धजी बैठी हुई थी। लड़के वाले जब आए तो शुरू में तो सब कुछ बहुत ठीक लग रहा था। खाना खाया जा चुका था और शादी की तैयारी हो रही थी कि अचानक लड़के वालों के तेवर बदल गए। लड़के के बाप ने पंडित जी को रोका और मौके पर एक नई कार और भारी नकद की डिमांड कर दी। देखिए हिमानी देवी, हमने तो पहले ही इशारों में आपको समझा दिया था कि हमें गाड़ी चाहिए, वरना हम ये बारात यहीं से इसी वक्त वापस लेकर चले जाएंगे। लड़के के बाप ने बड़े ही घमंड के साथ कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। भगवान के लिए ऐसा गजब मत करिए, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी और मुझ पर रहम खाइए। मेरी सास तड़प कर उनके पैरों में गिर गई और बुरी तरह रोने लगी। उनके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन लड़के वाले तो किसी हाल में मानने को तैयार ही नहीं थे। हमें तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से कोई मतलब नहीं है। अगर गाड़ी की चाबी और 5 लाख नकद नहीं है तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं अपने लड़के को लेकर। लड़की की माँ ने नफरत से मेरी सास को कंधे से पकड़कर पीछे धकेला और अपने बेटे का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ चली गई। अभिलाष बेटा, इन लोगों को रोको, उन्हें मनाओ, मेरी सरिता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने चिल्लाते हुए अपने बेटे को पुकारा, लेकिन अभिलाष भी बेबस खड़ा था। मैंने उनके पैर पकड़ लिए हैं मम्मी, लेकिन ये लोग गाड़ी के बिना शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अभिलाष ने अपने बाल नोचते हुए बड़ी ही दर्द के साथ जवाब दिया। घर में मातम का माहौल बन गया था
और आखिरकार लड़के वाले बारात लेकर वापस चले गए। मेरी नंद सरिता दुल्हन के जोड़े में सजी धजी खूब जोर जोर से रो रही थी और पूरा घर ही दुख में डूबा हुआ था। मैं एक कोने में खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तूफान का रुख अब सीधा मेरी तरफ मुड़ने वाला है। कुछ देर के बाद जब मोहल्ले वाले और बाकी के मेहमान चले गए और घर में सिर्फ घर वाले ही रह गए तो एक मनहूस खामोशी पसर गई। सास ने अचानक फर्श पर बैठे बैठे अपना तीर मेरी तरफ चला दिया। वो भयंकर दर्द के साथ अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से रोने लगी। ये सब इस मनहूस और इस कंगालिन की वजह से ही हुआ है। इसके मनहूस कदम इस घर में आए और मेरी बच्ची का बसा बसाया घर उजड़ गया। मेरी सास ने मुझे कच्चा खा जाने वाली नजर से देखा और चिल्लाकर मुझ पर झपटी। इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद सरिता के लिए परेशान हूँ। मैं डर के मारे पीछे हटते हुए दीवार से लग गई और रोते हुए सफाई देने लगी। तेरा कसूर ये है कि तू खाली हाथ और कंगाल होकर चली आई है। अगर तू अपने साथ भारी जेवर और दहेज लेकर आती तो वही सब कुछ मैं आज इन जालिमों के मुंह पर दे मारती और अपनी बेटी का घर बसाने से बचा लेती। उनका ये इल्जाम बहुत ही गलत और बेफिजूल का था, लेकिन उनके शब्द जहर बनकर मेरे ऊपर गिर रहे थे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा दहेज सरिता के ससुराल वालों की डिमांड को कैसे पूरा कर सकता था? उनकी तो नीयत ही खराब थी। मैंने हिम्मत करके उनकी इस बेबुनियाद बात का जवाब देने की कोशिश की। तू सच में बहुत बदकिस्मत है, मनहूस औरत है। तेरी वजह से मेरी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है और तू मेरी माँ से जुबान लड़ाती है। अभिलाष ने गुस्से से आगे बढ़कर मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया और मुझे पूरी ताकत से झंझोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा दिख रहा था। मुझे मनहूस और बदनसीब ठहरा दिया गया था और इस हादसे ने उसी दिन मेरी जिंदगी को पूरी तरह से नरक बना दिया था। मैं फर्श पर गिरकर रोती रही और वो तीनों, माँ, बेटी और मेरा पति, एक एक करके मुझे तरह तरह की गालियां देते रहे। उस रात मैं अपने कमरे में ठंडे फर्श पर बैठकर सोच रही थी कि क्या सच में मेरी किस्मत में यही बेइज्जती लिखी थी। मैं अपनी बीमार माँ के पास जाने के बारे में सोचकर भी कांप जाती थी कि अगर उन्हें मेरी इस हालत के बारे में पता चला तो फिर तो वो जीते जी ही मर जाएंगी। मैं यही सोच रही थी कि तभी दरवाजा एक झटके के साथ खुला और अभिलाष गुस्से से किसी सांप की तरह फुफकारता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं डरकर एक कोने में सिमट गई। उसने मुझे फर्श पर पड़ा देखकर जोर से ठोकर मारी और फिर मुझे उठने का आदेश दिया। उठ और जा, मेरी माँ के जाकर पैर दबा। तू यहाँ पर काम करने के लिए आई है, ना कि आराम करने के लिए। तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है। उसका अंदाज एक जालिम मालिक के जैसा था जिसके सामने एक बेबस गुलाम खड़ी थी। अभिलाष, मैं सारा दिन काम करके और ये सब कुछ सुनकर थक चुकी हूँ। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ी सी तो दया खाओ। मुझे आज रात थोड़ा वक्त दे दो। मैंने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने प्रार्थना की। तुम्हारी माँ ने आखिर हमें दिया ही क्या है जो हम तुम पर दया खाएं और तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएं? जाओ अभी, मैंने तुमसे कहा है ना, वो अभी जाओ जाकर, और वरना आज मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से धक्का दिया जिससे मेरा सिर लकड़ी के दरवाजे से टकरा गया। मेरे माथे पर घूमड़ पड़ गया, लेकिन मैंने अपने आंसू और अपनी चीख को दबा लिया। मुझे भी ये समझ में आ गया था कि इस घर में अब मेरे लिए कोई इज्जत और सुकून बाकी नहीं रह गया है। मैंने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप उठी और फिर सास के कमरे की तरफ चली गई। ये मेरी इस मुश्किल और बेइज्जती भरी जिंदगी की एक भयानक शुरुआत थी जो मुझे आगे कई सालों तक झेलनी थी। फिर महीने बीतते गए और इस घर में मेरी औकात एक बेकार और बिना सैलरी की नौकरानी के बीच ही झूलती रही। मेरी सुबह की शुरुआत उस घर में गालियों से होती और रात का अंत जहरीले तानों से होता। पूरे घर की सफाई, कपड़े धोना और उनकी पसंद का खाना बनाना, बस यही मेरी ड्यूटी बन चुकी थी। मेरी पहचान को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया गया था और मेरी हर सांस पर उन जालिमों का ही कब्जा था। ये तूने सब्जी बनाई है या फिर तूने सिर्फ पानी में मिर्च और नमक ही घोल कर रख दिया है? क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा है? बस भूखे भिखारियों के जैसे यहाँ पर भेज दिया है। मेरी सास ने खाने की प्लेट जोर से नीचे पटक दी
और उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा दिख रहा था। माँ जी, मैंने तो मसाला बिल्कुल ठीक ही रखा है। शायद सरिता को तेज मिर्च पसंद है। मैंने कल से एक और सब्जी बना दूंगी। मैंने कांपते हाथों से प्लेट उठाने लगी और मेरी आवाज डर के मारे कांप रही थी। मेरी बेटी का नाम मत ले अपनी इस गंदी जुबान से। वो अपने ससुराल में रानी बनकर रहती अगर तू मनहूस इस घर में कदम नहीं रखती। मेरी सास ने चिल्लाते हुए पानी से भरा हुआ गिलास मेरे मुंह पर दे मारा। ठंडा पानी मेरे कपड़ों में समा गया और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। माँ जी, ये तो जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है ताकि हम लोग भूखे रह जाएं। इसको तो सिर्फ इसका मकसद ही यही है कि हम लोगों को परेशान करें। सरिता ने अपनी टांग पर टांग रखते हुए मेरे जले पर नमक छिड़का और बड़े ही नफरत से मुझे घूरा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी माँ और बहन के सामने अपनी जुबान मत चलाया करो। तुम्हारी औकात ही क्या है इस घर में। अभिलाष ने पीछे से आकर मेरे बालों को मजबूती से पकड़ लिया और फिर मुझे पीछे खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे पूरे शरीर में दर्द की भयंकर लहर दौड़ गई। अभिलाष, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई भी बदतमीजी नहीं की है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रही थी। मैंने पूरी कोशिश करते हुए उसके हाथ को अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुन, अपनी गरीब और भूखी माँ के घर पर जाकर ये सफाइयां देना। यहाँ पर तुझे वही करना होगा जो फिर हम लोग कहेंगे, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। अभिलाष ने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर वापस गिरा दिया और बड़ी ही नफरत से मुझे देखा। अभिलाष, इससे कहो कि जाकर मेरे कपड़े प्रेस करे। मुझे शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। सरिता ने मुझे ऑर्डर दिया और फिर सोफे पे बैठकर अपनी सेल्फी लेने लगी। सुन लिया तुमने? जाओ, जाकर उसके कपड़े प्रेस करो और खबरदार जो एक सिलबट भी उसके कपड़ों पर आई। मेरी सास ने मेरे पास आकर मुझे ठोकर मारी। मैं चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगी और फिर वो गिरा हुआ खाना समेटने लगी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन मैं इतनी मजबूर थी कि वापस अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी विधवा और बीमार माँ ये सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती और शायद उनकी जान भी चली जाती। मैंने खामोशी से ये जुल्म सहने का फैसला कर लिया था। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी और मेरी कमर दर्द से टूट रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने गीले हाथ अपने दुपट्टे से साफ किए और दरवाजा खोला तो सामने हमारे मोहल्ले की एक आंटी खड़ी थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। शिखा बेटा, जल्दी से चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई है। वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और तुम्हें ही लगातार बुला रही हैं। जब आंटी ने रोते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये शब्द कहे तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिमाग को सुन्न करके रख दिया। मेरी माँ को क्या हो गया है आंटी? वो तो अभी 2 दिन पहले ठीक थी ना। मुझे अभी उनके पास ही जाना होगा। मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं बदहवासी में बाहर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। कहाँ जा रही है बिना पूछे, इस तरह मुंह उठाकर? ये क्या कोई धर्मशाला है कि जब तेरा दिल किया तो तू यहाँ आ गई और जब तेरा मन किया तो तू यहाँ से निकल ली? मेरी सास ने पीछे से आकर मेरा रास्ता रोक लिया और उनके चेहरे पर कोई भी इंसानियत नहीं थी। माँ जी, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। वो इस वक्त मर रही है। मुझे उनके पास जाने दीजिए। भगवान के लिए मुझे मत रोकिए। मैंने रोते हुए उनके पैरों में अपना सिर रख दिया और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी। तुम्हारी माँ ने हमें दिया ही क्या है जो हम उनके बारे में सोचें? तूने क्यों उस औरत के लिए पूरा घर सर पर उठा रखा है? पहले जाकर दोपहर का खाना बनाकर तैयार करो, उसके बाद मैं सोचूंगी। सरिता भी तभी अपने कमरे से निकल आई और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी और बोली, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जाओ, पहले खाना तैयार करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठ गई और मजे से टीवी देखने लगी। मेरी माँ ही मेरी एकमात्र दुनिया है। मैं सच कहती हूँ, मैं घर पर लौटकर सारे काम कर डालूंगी, रात भर जागकर सारे काम करूंगी, लेकिन बस मुझे एक बार उनका चेहरा देख लेने दीजिए। मैंने अपनी सास के पैर एक बार फिर से पकड़ लिए और मैं लगातार रोने लगी। अपने ड्रामे बंद कर और जाकर चुपचाप किचन का सारा काम खत्म कर। अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर
तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अभिलाष ने अंदर आते हुए मुझे अपना फैसला सुना दिया। अभिलाष बेटा, इसकी माँ सच में अपनी आखिरी सांसें ले रही है, इसे जाने दो। अरे भगवान से तो डरो। आंटी ने हाथ जोड़कर अभिलाष से प्रार्थना की, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। देखिए आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए और हमारे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिए। चलिए निकल जाइए यहाँ से। अभिलाष ने आंटी को धक्का देकर दरवाजे से बाहर बंद कर दिया और फिर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आंटी ये सब जुल्म देखकर कांप उठी और रोते हुई वापस चली गई। मुझे उस दिन हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया और मैं रात भर अपने कमरे में लगातार भगवान के आगे रो रो कर अपनी माँ की जिंदगी की प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सवेरे वही आंटी मेरे दरवाजे पर आई। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई तो वो मुझसे लिपट कर दहाड़ मारकर रोने लगी। शिखा, तेरी माँ तुझे बुलाते बुलाते इस दुनिया से विदा हो गई बेटा। मेरी बेटी, तू अब पूरी तरह से अनाथ हो गई है। आंटी ने जो शब्द कहे उससे मेरी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं एक भयंकर चीख मारकर वहीं दरवाजे की चौखट पर गिर पड़ी। ये क्या, सुबह सुबह मातम मनाना शुरू कर दिया है? मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने का इरादा है क्या? हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल ही नहीं है तुझे? मेरी सास ने गुस्से से बाहर आकर मुझे डांटा और मेरे सिर पर जोर से एक चपत्त मारी। मेरी माँ मर गई है। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं अपने बाल खींचते हुए जोर जोर से सीना पीटने लगी और मेरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तो जाओ, जाकर जला दो उसे। यहाँ पर बैठकर क्यों तमाशा फैला रही हो? और सुनो, मुझसे अंतिम संस्कार के पैसों की कोई उम्मीद मत रखना। अभिलाष ने बड़ी ही बेदर्दी से कहा और अपने जूते पहनने लगा। अच्छा हुआ इस दुनिया से चली गई। वैसे भी इस बीमारी की वजह से हमारे सिर पर बोझ ही बनी हुई थी। अब सुकून मिलेगा। सरिता ने बड़ी ही बेदर्द मुस्कुराहट के साथ मेरी माँ की मौत का मजाक उड़ाया। मुझे उस वक्त उनकी बेदर्दी और दरिंदगी पर जरा भी हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी अपनी ही आत्मा मर चुकी थी। मैंने रोते हुए उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बिलखती हुई भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। वहां मेरे ससुराल वालों में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरा कोई भाई या पिता नहीं था जो वहां इस बुरे वक्त में मेरा सहारा बनता। मैंने जब माँ का ठंडा चेहरा देखा तो मेरे अंदर का सारा दुख मेरे गले में अटक गया। सब्र कर लो बेटा, अब तुम अकेली रह गई हो। अपने पति के घर वापस चली जाओ, वही तुम्हारा आखिरी सहारा है। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मुझे राय दी। पति? कैसा पति? वो तो एक जेलर है। उसने तो मुझे अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखने दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन मेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने अपनी माँ को अपने कांपते हाथों से अंतिम विदाई दी और इसके साथ ही जालिम दुनिया में मेरे अपनों की गिनती में कोई नहीं बचा था। मैं 2 दिन तक अपने खाली और पुराने घर में बैठी दीवारों को देखती रही और रोती रही। मोहल्ले वालों ने मुझे फॉर्मेलिटी भरी हमदर्दी दी और मेरे लिए 2 वक्त का खाना भेजते रहे, लेकिन मैं जानती थी कि ये बस कुछ वक्त के लिए है और मुझे फिर वापस उसी नरक में जाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद को संभाल सकती। मैंने अपने आंसू साफ किए, अपने पुराने कपड़े सही किए और भारी कदमों के साथ ससुराल लौटने का इरादा किया, क्योंकि मेरे पास उस बेरहम शहर में और कोई ठिकाना नहीं था। 2 दिन के बाद जब मैं अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से हंसने, गाने बजाने और ढोलक बजाने की आवाजें आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का नजारा देखकर मेरे होश पूरी तरह से उड़ गए थे। पूरे घर को रंग बिरंगी रोशनी और महंगे फूलों से सजाया गया था। आंगन के बीचों बीच एक मंडप बना था जिस पर अभिलाष बहुत ही कीमती सूट पहनकर बैठा हुआ था और उसके साथ में एक लड़की भारी और सुर्ख रंग का लहंगा पहने दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। वो लड़की मेरी सास की एक पहचान वाली की बेटी थी, नैना। नैना की माँ बहुत मालदार और घमंडी होने के लिए मशहूर थी। अभिलाष और मेरी सास हिमानी देवी ने मेरी गैर मौजूदगी में बड़ी ही बेशर्मी के साथ अभिलाष की दूसरी शादी तय कर ली थी। ये सब क्या है अभिलाष? मैं अभी अपनी माँ को अंतिम विदाई देकर आई हूँ और तुमने यहाँ पर दूसरी शादी का तमाशा लगा रखा है।
तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है। मेरी आवाज गूंज रही थी और मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मेरे अंदर आते ही वहां पर मौत जैसा सन्नाटा पसर गया और गाने बजाने की आवाजें बंद हो गईं। अभिलाष तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम यहाँ पर अब क्या लेने आई हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम अब हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ दफा हो गई होगी। अभिलाष ने बड़ी ही बेरहमी और नफरत से मेरी तरफ देखा और अपनी नई नवेली दुल्हन नैना के सामने अपना रौब दिखाने लगा। ये मेरा घर है और तुम मेरे कानूनी पति हो। तुम मेरे साथ इतना बड़ा और घिनौना धोखा कैसे कर सकते हो? मैं चिल्लाते हुए आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। अपनी औकात मत भूलना, 2 टके की भिखारिन औरत। तुम्हारी अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। उसने सीना तान कर कहा और मेज पर रखी हुई एक फाइल उठाई। उसने उस फाइल में रखे हुए तलाक के कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है अभिलाष? तुम मुझ पर जुल्म की सारी हदें पार कर रहे हो। मैं तुम्हारे घर में जानवरों की तरह काम किया है, खून पसीना एक किया है। मैंने उन कागजों को देखकर अपने हाथ पीछे कर लिए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुम्हारी आजादी के कागज हैं। तुम इन कागजों पर साइन करो और यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, क्योंकि नैना को इस घर में कोई नौकरानी नहीं बल्कि सुकून भरा माहौल चाहिए। मेरी सास ने आगे बढ़कर वो कागज मेरे मुंह पर मार दिए और बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराई। देखो अभिलाष, क्या ये वही भिखारिन है जिसकी वजह से तुम परेशान थे? इसे जल्दी से यहाँ से निकाल दो। मुझे इसकी इस गरीब शक्ल से बहुत गुस्सा आ रहा है। नैना ने अपने लाल जोड़े को ठीक करते हुए मुझे बड़ी ही घमंड के साथ देखा। तलाक के कागज अपने सामने जमीन पर गिरे हुए देखकर मेरा दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बट गया था। माँ की मौत का ताजा सदमा और ऊपर से ये बेवफाई और ये जुल्म एक साथ सब मुझ पर टूट पड़ा था। मैं रोते हुए भगवान का नाम लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का यही अंत है। मैं भगवान को याद करते हुए उनसे इंसाफ की भीख मांग रही थी और इन जालिमों के लिए इनके अंजाम की दुआ मांग रही थी। नैना ने बड़े ही घमंड के साथ मेरा तमाशा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। सरिता भी तालियां बजाकर मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। इसे बाहर निकालो अभिलाष, मेरे सर में इसके रोने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। नैना ने झुंझलाकर आगे कहा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जमीन पर बैठे बैठे मुझे अपने अंदर एक अजीब सी उलझन का एहसास हुआ। मैं रो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे धमाका सा हो गया। मेरे अंदर का सारा डर, मेरी सारी बेबसी और मेरी सारी कमजोरी अचानक किसी धुएं की तरह उड़ गई। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपने चेहरे को ऊपर उठाया और सामने खड़े अभिलाष, सरिता, नैना और अपनी सास हिमानी देवी को देखा। मुझे गहराई से एहसास हुआ कि ये सारे लोग और ये ससुराल अब मेरी मंजिल नहीं है। ये जालिम और लालची लोग मेरे आंसू, मेरी कुर्बानियां और मेरे प्यार के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। ये मुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन मैं अब और कमजोर नहीं रहना चाहती थी। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग मुझे घर से निकालकर मेरी जिंदगी को खत्म कर दोगे और मैं सड़कों पर भीख मांगूंगी? मैंने अपने आंसुओं को एक बार फिर पोंछा और गहरी सांस लेकर अपने पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। मेरी आवाज में अब कोई कपकपी या फिर डर नहीं था। अब अपनी ये ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप साइन करके यहाँ से निकलो, वरना धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा और तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। अभिलाष मेरे बदले हुए व्यवहार को देखकर अचानक से घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए मुझे धमकाना जारी रखा। मुझे तुम्हारे धक्कों की अब कोई जरूरत नहीं है अभिलाष। मैं खुद ही इस नरक भरे घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने झुककर वो तलाक के कागज उठाए, उन्हें टेबल पर रखा और पास रखे हुए पेन से बहुत ही तेजी के साथ मजबूत अंदाज में साइन कर दिए। ये लो अपने तलाक के कागज, और याद रखना ये कागज तुम्हारी आजादी का नहीं बल्कि मेरी आजादी और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। मैंने वो दस्तखत किए हुए कागज अभिलाष के मुंह पर मार दिए। कागज उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर बिखर गए। दफा हो जाओ मेरे घर से और मुड़कर कभी भी इस दरवाजे की तरफ मत देखना। हम तुम्हारे जैसी मनूस को कभी भी याद नहीं करेंगे। हिमानी देवी ने
चिल्लाते हुए मुझे दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। मुझे इस शमशान जैसी जगह पर आने की कोई भी इच्छा नहीं है, जहां पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहां सिर्फ लोगों में लालच और पैसे की भूख है। मैंने सीधा आंखों से हिमानी देवी की आंखों में देखकर कहा, और मेरा ये ठंडा अंदाज उन सबको हैरान कर गया। मैं बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और अलमारी से अपना वो पुराना सूटकेस निकाला जिसके साथ मैं इस घर में पहली बार आई थी। मैंने उसमें गिनती के कुछ कपड़े डाले और अपना बाकी सारा सामान उनके मुंह पर ही छोड़ दिया। मैंने सामान उठाया और पलटकर उन जालिमों की तरफ बिना देखे ही उस घर से निकल आई। मेरे कदमों में एक नई शक्ति थी और मेरी मंजिल अब अंधेरों से निकलकर एक नई और रोशन सुबह की तरफ बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना भरोसा जरूर था कि मैं अब उन लोगों का मोहताज रहने से बेहतर मौत को गले लगाना समझूंगी। घर की दहलीज पार करते ही मैंने शहर की अनजान और वीरान सड़कों पर कदम रख दिया। शाम ढल रही थी और मेरे पास इस पुराने सूटकेस के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं चलती रही, यहाँ तक कि मैं शहर के एक सस्ते और पुराने हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंच गई। मैं हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा और काउंटर पर बैठी एक सख्त वार्डन के सामने खड़ी हो गई। मुझे एक कमरा चाहिए, मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए, मैंने वार्डन की आंखों में देखते हुए कहा, और मेरी आवाज में सारी थकावट साफ दिख रही थी। यहाँ पर कोई भीख नहीं मिल रही है। कमरे का किराया तुम्हें एडवांस में देना होगा और हमारे नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वार्डन ने मेरी खस्ता हाल और सूजी हुई आंखों को देखते हुए बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया। मेरे पास इस वक्त कैश में पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैंने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी सोने की बाली उतारी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और उसे वार्डन के सामने रख दिया। ठीक है, मैं इस सोने को दिखाकर पैसे काट लूंगी। कमरा नंबर 5 तुम्हारा है, वहां जाकर अपना सामान रखो। वार्डन ने लालची नजरों से उस सोने की बाली को देखा और फिर मुझे दराज से निकालकर चाबी पकड़ा दी। रात को जब मैं अकेली अपने छोटे और सीलन भरे कमरे में पहुंची तो मैंने दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठकर फैसला किया कि मैं रोने की जगह अपनी अधूरी पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगी। मैं उन लोगों को साबित करूंगी कि एक औरत सिर्फ दहेज और ससुराल की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो अपने दम पर पूरी दुनिया को भी जीत सकती है। अगले दिन से मेरी कठिन और लंबी जद्दोजहद भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। सुबह मैं नौकरी की तलाश में निकल गई। कई ऑफिस और स्कूलों के चक्कर काटने के बाद मैं एक प्राइवेट और खस्ताहाल स्कूल के ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने बैठी थी। तुम्हारी पढ़ाई अधूरी छूटी हुई है और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर कैसे नौकरी दे दें? प्रिंसिपल ने मेरे रिज्यूम को वापस करते हुए बड़े ही कड़क और घमंडी अंदाज में कहा। मुझे आप सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं बच्चों को पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाऊंगी। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर प्रार्थना भरे अंदाज में कहा और मेरी आंखों में किसी तरह की भीख नहीं थी। ठीक है, सैलरी बहुत कम मिलेगी और सुबह से दोपहर तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। कल तुम आ जाना। प्रिंसिपल ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुझे बहुत ही कम पैसों में रख लिया। मैं चुपचाप हामी भर चुकी थी क्योंकि मेरे पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। स्कूल से जो थोड़ी बहुत सैलरी मिलती थी उससे मैं अपने हॉस्टल का किराया चुकाती थी और अपनी बाकी की फीस जमा करती थी। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह बन चुकी थी। सुबह मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जाती, दोपहर को कॉलेज की क्लास लेती और फिर रात को जब मेरे हॉस्टल की बाकी की लड़कियां गहरी नींद में सो जाती तो मैं अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करती। शिखा, तुम पागल हो जाओगी इस तरह से। तुम सारी रात जागती रहती हो और दिन भर काम करती हो। अरे कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी रूममेट कीर्ति ने मेरी आंखों के आसपास काले घेरों को देखते हुए हमदर्दी से कहा। कीर्ति, मेरे पास आराम करने का वक्त ही नहीं है। मेरी मंजिल बहुत दूर है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए दौड़ना होगा। मैंने अपनी किताब से नजरें हटाए बिना जवाब दिया और मेरी पेन की रफ्तार और तेज हो गई। कई रातें मैंने सिर्फ पानी पीकर और बिना रोटी के ही गुजारी। मैं कई बार थकावट और कमजोरी की वजह से गिरी भी, लेकिन मैंने अपने आप से हार जाने से पूरी तरह से मना कर दिया था। मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर जमी हुई थी।
दूसरी तरफ मेरे पति अभिलाष के कर्मों के फल का नतीजा अब धीरे धीरे शुरू हो चुका था। उसने जिस मालदार लड़की नैना से शादी की थी वो बहुत ही चालाक और मुंहफट साबित हुई थी। नैना ने घर में आते ही अपना राज कायम कर दिया था और पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। क्यों? ये क्या पड़ा है बुढ़िया? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। मैंने सुबह ही तुमसे कहा था कि मुझे पूरे घर में सफाई चाहिए। नैना ने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए टीवी का रिमोट उठाते हुए हिमानी देवी से कड़क अंदाज में कहा। उसके दूसरे हाथ में कॉफी का मग था और उसके तेवर बड़े ही खतरनाक लग रहे थे। बहू, मेरी कमर में भयंकर दर्द हो रहा है। मुझसे अब झुककर पोछा लगाया नहीं जाता। मैंने काम वाली से कहा था लेकिन वो आज आई नहीं। हिमानी देवी ने रोते हुए अपनी कमर पकड़ी और उनकी आवाज में वही बेबसी थी जो कभी मेरी किस्मत होती थी। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं। अगर इस घर की रोटी खानी है तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। जाओ, जाकर मेरे कपड़े प्रेस करो। नैना ने अपना कॉफी का मग जोर से टेबल पर रखा और हिमानी देवी को गुस्से से धुतकार दिया। अभिलाष उसी वक्त ऑफिस से थका हारा घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी मां को रोते हुए देखा। अभिलाष बेटा, अपनी पत्नी को समझाओ, वो मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती है। मैं उसकी गालियां अब और नहीं सुन सकती हूँ। हिमानी देवी ने रोते हुए अपने बेटे की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अभिलाष, अपनी मां को समझा दो। अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरे तौर तरीके और मेरे नियमों के हिसाब से रहना होगा, वरना फिर इस घर का दरवाजा खुला है। नैना ने अभिलाष को घूरते हुए बड़े ही घमंडी अंदाज में आदेश दिया और उसके अमीर होने का घमंड अभिलाष पर पूरी तरह से छाया हुआ था। मम्मी, तुम नैना की बात क्यों नहीं सुनती हो? वो सारा दिन आराम करना चाहती है। अगर तुम घर का काम कर लोगी तो घट थोड़ी ना जाओगी। बेकार की उससे बहस क्यों करती हो? अभिलाष जो मेरे सामने शेर बनता था वो नैना के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहने लगा था। उसने अपनी माँ की बेइज्जती पर नैना को कुछ कहने की जगह अपनी माँ को ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। तू भी इस चुड़ैल का गुलाम हो गया है। मैं तेरी माँ हूं अभिलाष, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? हिमानी देवी ने रोते हुए अपना सर पकड़ा और वहीं फर्श पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी। मम्मी, ड्रामा मत करो और जाओ, जाकर नैना के कपड़े प्रेस करो। मुझे इस घर में सुकून चाहिए। अभिलाष ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी माँ को डांटा और फिर अपने कमरे में चला गया। इस घर का सुकून और चैन तबाह हो गया था। हिमानी देवी आज उसी आग में जल रही थी जिस आग में कभी वो मुझे जलाती थी। ये सब मुझे मोहल्ले की मौसी जो मुझे बाजार में मिली थी उनसे पता चला था। 6 साल का लंबा समय बीत चुका था। मेरी कड़ी मेहनत, जागती रातें और दिन रात एक कर देना, ये सब कुछ अब रंग लाने वाला था। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम दे दिया था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम था। एग्जाम के बाद के कुछ महीने मेरे लिए बहुत ही कठिनाई से भरे हुए दिन थे, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। एक सुबह जब मैं स्कूल में बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ कीर्ति थी। शिखा, जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। उसके आवाज में भयंकर जोश और खुशी थी। क्या हो गया कीर्ति? क्या मैं फेल हो गई हूँ? क्या हुआ? साफ साफ बताओ, मेरा तो दम ही निकल रहा है। मेरे हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे तुम फेल नहीं हुई हो शिखा, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर है। तुमने पूरे जिले में टॉप किया है। कीर्ति ने खुशी से चिल्लाते हुए मुझे वो खबर सुनाई जिसे मैं बरसों से सपना देख रही थी। मैंने फोन बंद किया और वहीं कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपना और अपनी माँ का सपना आखिरकार पूरा कर लिया है। मैं कुर्सी से उठकर आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगी। अगले कुछ महीनों में मेरे इंटरव्यू और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे एक ऊंचे सरकारी पद पर तैनात कर दिया गया था। मेरी पोस्टिंग बतौर जिलाधिकारी मेरे अपने ही शहर में हुई। जिस दिन मैंने अपना सरकारी ऑफिस का पद संभाला और कुर्सी पर बैठी तो मैंने ठंडी सांस ली। सामने टेबल पर मेरे नाम की नेम प्लेट रखी थी। मैं अब एक बड़ी सरकारी ऑफिसर बन गई थी और मैं अब किसी की भी मोहताज नहीं थी। मैडम,
आज के सारे शेड्यूल और सारी फाइलें आपकी मेज पर रख दी गई हैं। आप कोई खास ऑर्डर देना चाहेंगी? मेरे पर्सनल असिस्टेंट ने बड़े ही इज्जत के साथ मेरे सामने खड़े होकर मुझसे पूछा। मुझे शहर के सभी अधूरे केसों की डिटेल चाहिए, खास तौर पर फ्रॉड और प्रॉपर्टी के कब्जे वाले केसों की फाइलें। वही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैंने पेशेवर और कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में उसे ऑर्डर दिया और फाइल खोल ली। जी मैडम, मैं अभी सारे रिकॉर्ड आपके सामने पेश करता हूँ। असिस्टेंट ने सिर झुकाया और वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को मजबूती से पकड़ा। मुझे पता था कि मेरा असली काम अब शुरू होगा और मैं अपनी कलम की ताकत से इस शहर के गरीब और मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम शुरू कर चुकी थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मैं अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी और निडरता के साथ निभाती जा रही थी। मैंने रिश्वतखोरी और नाइंसाफी के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू कर रखी थी। मेरे नाम से ही मुजरिमों के होश उड़ जाते थे, लेकिन मुझे इस वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभिलाष और उसके जालिम परिवार का अंजाम भी मेरी ही कलम की नोक पर लिखा जा चुका है। वो लोग जो अपने पैसे और घमंड के नशे में अंधे हो चुके थे, अब उनके कर्मों का फल मिलने का वक्त करीब आ चुका था और भगवान उन्हें वापस मेरे सामने ही खींच कर लाने वाला था। वक्त का पहिया घूमता रहा और जो बोया था उसे काटने का समय भी तेजी से करीब आता गया। नैना ने घर में कदम रखते ही अपना भयंकर और चालाकी भरा खेल शुरू कर दिया था। उसकी डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही थी और वो अभिलाष की हर कमजोरी का फायदा उठा रही थी। उसका निशाना अब सिर्फ घर की बागडोर ही नहीं बल्कि वो प्रॉपर्टी भी थी जिस पर अभिलाष को बहुत घमंड था। अभिलाष, मैं इस पुराने और खस्ता हाल घर में अब और नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपने नाम पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नैना ने अपने हाथों पर नेल पेंट लगाते हुए बड़े ही घमंडी और धमकी भरे अंदाज में कहा। नैना, तुम तो अच्छे से जानती हो ना यार कि मेरा सारा पैसा मेरे बिजनेस में ही फंसा हुआ है। मैं अभी नया घर कैसे खरीद सकता हूँ? मुझे कुछ वक्त तो दे दो मेरी जान। अभिलाष ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी ही नजाकत और उसे खुश करने वाले अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारे ये बेकार के बहाने नहीं सुनने हैं। अगर तुम नया घर नहीं ले सकते हो तो फिर अपना ये खानदानी मकान मेरे नाम पर कर दो, वरना मैं कल ही अपनी माँ को बुलाकर यहाँ से चली जाऊंगी। नैना ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा और अपना आखिरी फैसला सुनाकर उसे भयंकर मानसिक दबाव में डाल दिया। ऐसा मत करना नैना, मैं कल ही जाकर इस मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा। तुम बस नाराज मत हुआ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अभिलाष उसकी मोहब्बत और उसके झूठे रुतबे और पैसे के मोह में इस तरह से अंधा हो चुका था कि उसने अपनी माँ के इकलौते सहारे को भी दांव पर लगा दिया। मकान की रजिस्ट्री होते ही नैना ने अपना असली रूप दिखाया और उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। अगले ही दिन कुछ अनजान गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी घर में घुस आए और उन्होंने घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये लोग कौन है नैना? और ये हमारे घर का सामान गली में क्यों फेंक रहे हैं? भगवान के लिए इन्हें रोको। हिमानी देवी ने घबराकर चिल्लाते हुए नैना से पूछा और उनके हाथ पैर कांपने लगे। ये मेरा घर है बुढ़िया, और ये मेरे ही लोग हैं। अब तुम दोनों की इस घर में कोई भी जरूरत नहीं है। एक दिन की मोहलत दी थी ना, अब चुपचाप धक्के खाकर दफा हो जाओ यहाँ से। नैना ने जोर से हंसते हुए उन गुंडों को इशारा किया और कहा कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक कैसे कर सकती हो? मैंने तो ये मकान तुम्हारे प्यार में तुम्हारे नाम पर कर दिया है ना। अभिलाष ने जब ये सब सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और वो भरोसा ना कर पाने वाले अंदाज में नैना की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी एक गुंडे ने उसे पीछे धक्का दिया। तुम्हारी औकात ही क्या है अभिलाष? तुम जैसे लालची और घमंडी आदमी को फंसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अब निकलो मेरे घर से और दोबारा इस तरफ का रुख मत करना। नैना के गुंडों ने अभिलाष और हिमानी देवी को जोर से पकड़ा और बेदर्दी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भारी लोहे का दरवाजा उनके मुंह पर जोर से बंद हुआ। वो दोनों खाली हाथ
सड़क पर आ गए और उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं बची थी। दर दर की ठोकरें खाने और सड़कों पर कई बेइज्जती भरी रातें बिताने के बाद उन्हें असली हकीकत पता चली। अभिलाष ने पागलों की तरह पुलिस स्टेशन और कचहरी के चक्कर लगाए। तब जाकर उसे पुलिस वालों ने असली कहानी बताई। अभिलाष बेटा, मोहल्ले वाले और थाने वाले कह रहे हैं कि वो नैना कोई खानदानी अमीर औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि एक पेशेवर फ्रॉड थी। वो दोनों माँ बेटियां जिन्होंने हमें लूट लिया है। हिमानी देवी ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोते हुए अपने बेटे को सब सच बताया। उनके कपड़े फट चुके थे और चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। हाँ माँ, मुझे भी आज थानेदार ने बताया कि उसका एक पूरा गैंग है जो लालची और स्वार्थी लोगों को अपना निशाना बनाता है, और हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। अभिलाष ने अपने बालों को खींचते हुए बड़े ही दर्द और पछतावे के साथ कहा। उनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो इंसाफ पाने के लिए वो इंसाफ अपने हक के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने लगे। वो अपनी फरियाद लेकर जिला अधिकारी के ऑफिस में पहुंचे ताकि अपना मकान किसी भी तरह कानूनी कार्रवाई करके वापस ले सकें और नैना के खिलाफ कार्रवाई करवा सकें। उन्हें क्लर्क ने बताया कि ये केस एक नए और बड़े ही सख्त ऑफिसर के पास है, जिनके सामने किसी भी तरह की सिफारिश या कोई रिश्वत नहीं चलती है। ऑफिस के बाहर घंटों लंबी लाइन में खड़े रहे। सूरज आग बरसा रहा था और उनकी हालत प्यास से बहुत बुरी हो रही थी। अभिलाष, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम सुबह से इस चिलचिलाती हुई धूप में खड़े हैं। हमारी बारी कब आएगी? मैं तो गिर जाऊंगी। हिमानी देवी ने ऑफिस की दीवार का सहारा लेते हुए बड़ी ही थकान और मायूसी से कहा। मम्मी, बस कुछ देर और सब्र कर लो। ये नया ऑफिसर बहुत ही सख्त और ईमानदार है। कहते हैं कि इंसाफ जरूर करता है। शायद हमारा पारिवारिक घर वापस मिल जाए। आप हिम्मत मत हारिए। अभिलाष ने अपनी माँ को तसल्ली दी, लेकिन उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी। जब उनकी बारी आई तो वो एक गुहार लगाने वाले की तरह सर झुकाकर अंदर दाखिल हुए। कमरा बहुत ही शानदार और सुकून से भरा हुआ था। हिमानी देवी रोते हुए अपनी बर्बादी का किस्सा सुना रही थी और अभिलाष हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। वो इंसाफ की भीख मांग रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सामने खड़े हैं। उन्होंने अपनी फाइल मेज पर रखी और ऑफिसर से मदद की प्रार्थना की। साहब जी, हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हमारी सारी जमा पूंजी एक फ्रॉड औरत लूट कर ले गई है। भगवान के लिए हमें इंसाफ दिलवा दीजिए और हमारा मकान वापस करवा दीजिए। अभिलाष ने नजरें झुकाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने फाइल से नजरें हटाकर ऊपर देखा तो सामने अभिलाष और हिमानी देवी खड़े थे। मेरी नजरें जब उन पर पड़ी तो उनके चेहरों का भी रंग उड़ गया। वो तो सदमे में आ गए और फिर शर्मिंदगी से जमीन में आंखें गड़ा दी। ये वही जालिम थे जिन्होंने मुझे इसी तरह दर दर भटकने के लिए घर से बाहर निकाला था। तुम लोगों ने जो महल दूसरों की मजबूरी पर खड़ा किया था, वो आज जमीन में मिल गया है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैंने ठंडी और कड़क आवाज में कहा तो कमरे में मौजूद वो दोनों लोग बुरी तरह से घबरा गए। शिखा, तुम यहाँ इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकती हो? और ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक अनपढ़ और गरीब लड़की थी ना? अभिलाष की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बौखलाकर बोला। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिसे तुम लोगों ने बेसहारा और मजबूर समझकर घर से धक्का देकर निकाला था, आज वो अपनी मेहनत से इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठी है। मैंने अपनी जगह से उठे बिना पेशेवर और कड़क आवाज में कहा, हमें माफ कर दो शिखा बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने लालच में आकर तुम्हारी जिंदगी खराब की थी। भगवान ने हमें हमारे किए की सजा दे दी है। हिमानी देवी ने रोते हुए आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की और उनके आंसू नीचे गिरने लगे। पीछे हट जाइए, ये सरकारी ऑफिस है और मैं यहाँ पर आपकी बहू या बेटी नहीं हूँ, बल्कि इस जिले की ऑफिसर हूँ। इसीलिए अपनी हद में रहिए और अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाइए। मैंने सख्ती से अपने हाथ से उन्हें रोका और उन्हें अपनी जगह पर वापस जाने का इशारा किया। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि मैं पिछले कई महीनों से नैना के फ्रॉड केस की खुफिया तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी और निगरानी भी कर रही थी, और मैंने ही उसके सभी प्रॉपर्टी और सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज भी करवा दिया था।
तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं अभिलाष कि नैना और उसका पूरा गैंग पिछले 2 दिन से मेरी ही निगरानी में पुलिस की हिरासत में है। मैंने फाइल के कागज पलटते हुए एक ठंडी आवाज में वो हकीकत बयां की जिसने उनके होश ही उड़ा दिए थे। क्या मतलब है शिखा? क्या तुम जानती थी कि नैना हमारे साथ ये सब करने वाली है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं रोका? अभिलाष ने बेयकीनी और सदमे से पूछा और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। मेरा काम मुजरिमों को पकड़ना है, निजी मामलों में दखल अंदाजी देना नहीं। जिस लालच ने तुम्हें अंधा किया था उसी ने तुम्हें एक पेशेवर मुजरिम के जाल में फंसा दिया और तुम्हारी बर्बादी लिख दी। मैंने 2 टूक शब्दों में उनकी झूठी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्हें उनके लालच का आईना दिखा दिया। तो फिर हमारा मकान हमें वापस दिला दो शिखा। हम सड़क पर आ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम भूखे मर जाएंगे। अभिलाष ने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगी और उसकी आंखों में भयंकर बेइज्जती दिख रही थी। कानून अपना काम खुद करेगा। मकान का केस अदालत में चलेगा और जो फैसला अदालत करेगी वही फाइनल फैसला होगा। मेरी हमदर्दी किसी के लिए स्पेशल नहीं है। मैंने उनकी फाइल पर पेन से टिक करते हुए अपना फैसला सुना दिया। मैंने उनकी तरफ कोई भी पर्सनल गुस्सा या नफरत नहीं दिखाई, बल्कि पेशेवर अंदाज में उनकी फाइल पर कार्रवाई की और उसे जुड़े हुए ऑफिसरों को मैंने आगे की कार्रवाई का आदेश दे दिया। मेरा ये ठंडा अंदाज और मेरी ये शानदार कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ी और कड़ी सजा थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने हीरे को ठुकराकर पत्थर को गले लगाया था। तुम्हारी फाइल आगे डिपार्टमेंट में भेज दी गई है, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैंने इंटरकॉम पर अपने असिस्टेंट को अगली फाइलें लाने का ऑर्डर दिया और फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो लोग रोते हुए और पछताते हुए मेरे ऑफिस से बाहर निकल गए, जबकि मैं अपनी अगली फाइल देखने लगी और मेरी कामयाबी ही मेरा एकमात्र जवाब बन गई थी। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को कभी भी कमजोर या बेबस समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास से इंसान सबसे कठिन हालात से निकलकर बड़ी से बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उन्हें एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसीलिए हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो एक दिन उसे इंसाफ और सम्मान जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज को एक सकारात्मक संदेश देना है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो ये केवल एक संयोग मात्र होगा। धन्यवाद।